हेलो एवरीवन। मेरा नाम अनुराग है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले वाले वीडियो में एमईजी वन के हम लोगों ने आरटीसी में आपको बताए थे कि कैसे आपको आंसर लिखना आता है। जैसे कि आप इसमें सामने देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रेफरेंस, कॉन्टेक्ट और एक्सप्लेनेशन के थ्रू आंसर को बताया है ना, उन्होंने डायरेक्ट लिखा था। अब हमने आरटीसी आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आरटीसी आपको कैसे लिखना है। तो अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आपको बताएंगे कि आपको आंसर कैसे लिखना है ना। क्योंकि ज्यादा करके जो मेरे पास कॉल आती हैं उनमें से 10 में से 8 लोग यही पूछते हैं कि सर आंसर कैसे लिखना है। तो ये हमारी एक स्टूडेंट है बैच की, ये जून बैच की 2024 की। तो इनको बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, तो इन्हीं की कॉपी हमारे पास है। तो हम उसमें आपको बताएंगे कि आरटीसी कैसे लिखना है। अब देखिए इस पे क्या है, इन्होंने बहुत सी चीजों को ब्लू ब्लैक पेन से हाईलाइटेड किया था, लेकिन जो कॉपी इनके पास आई थी वो स्कैन होके आई थी ना, तो इसलिए आपको सब कुछ ब्लैक दिख रहा होगा। तो आपको पूरा ब्लैक से नहीं लिखना है, आपको ब्लू ब्लैक से लिखना है। अब देखिए ऐसे टी एस एलियट, उसके बाद इन्होंने डेट ऑफ बर्थ लिखा है, was one of the greatest modernist poet of English literature। अब देखिए इन्होंने उस एज को बता दिया है ना कि वो मॉडर्निस्ट एज के थे, मॉडर्न एज के थे। ही वॉज एन अमेरिकन राइटर एंड एडिटर। अब देखिए इन्होंने ये तक मेंशन कर दिया कि वो अमेरिकन थे, जबकि आप कहेंगे वो तो ब्रिटिश पोएट थे। नहीं, वो पैदा अमेरिका में हुए थे, फिर लेटर ऑन वो इंग्लैंड में आके सेटल हो गए थे ब्रिटेन में। ही अलॉन्ग विद डब्ल्यू बी ईट्स, जो कि आपके ब्लॉक 9 में ही मेंशन है, कंपोज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल मॉडर्निस्ट वर्क है ना। इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वर्क लिखे थे। एलियट हैज अ वेरी फ्यू फ्रेंड एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन स्टडी। उसके बचपन में बहुत कम दोस्त थे और ज्यादा करके टाइम वो अपना स्टडी में बिताता था। सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर मदर इन द कैथेड्रल। ये देखिए इन्होंने मेंशन किए हैं, विकास नीचे करना पड़ेगा। ये देखिए कितने अच्छे, तो उन्होंने हैरिंग डाल डाल के लिखा है कि सम ऑफ हिज फेमस वर्क मदर इन द कैथेड्रल, द वेस्टलैंड, द हॉलो मैन, एश वेडनेसडे और जर्नी ऑफ द मैगी। देखिए 5 वर्क इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, कितने प्यार तरीके से। Eliot declared himself a classic in literature, a royalist for politics and an Anglo-Catholic in religion। अब देखिए इन्होंने वो कोटेशन को भी इन्होंने कोट किया है कि एलियट ने अपने बारे में क्या कहा था। तो अब देखिए यही सारी चीजें आपको क्या होता है, नंबर दिलाते हैं ना, कि भाई आप जब राइटर के वर्क का कुछ कोट कर देते हैं या राइटर ने कुछ कहा होता है उसके बारे में कोट कर देते हैं। अब देखिए इन्होंने कितना सिंपल तरीके से बेस लाइन की ओपनिंग लाइन को कोट किया। द बिगनिंग लाइन ऑफ द पोएम इज अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। उसके बाद इन्होंने बेस लाइन का इंट्रोडक्शन दिया है। The Wasteland is a poem written by T.S. Eliot in 1926 and published, विकास नीचे करना थोड़ा सा, and published in the year 1928 है ना। तो देखिए उन्होंने बता दिया कि 1926 में लिखी गई थी या 1928 में पब्लिश हुई थी। The poem symbolizes modern society which is compared to a wasteland। The poem is divided into 5 parts। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, पोएम कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 5 पार्ट में। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 433 लाइन। द 5 पार्ट्स आर बरियल ऑफ अ डेड। अब देखिए बरियल ऑफ अ डेड को इन्होंने क्या किया, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्होंने सारे पार्ट को समझाया है। दिस सेक्शन दिस सेक्शन शो द थीम, विकास थोड़ा सा अपना माइक ऑफ कर लो। दिस सेक्शन शो द थीम ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। विकास माइक ऑफ कर लेना प्लीज। दिस सेक्शन शो द थीम ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, द डिसमेंट ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन यूरोप एंड द लॉस ऑफ इनोसेंस। कि भाई लोग अब इतने ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं रह गए थे और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे ये पोएम लिखी गई तो बहुत से लोगों ने क्या हुआ, अपनी लाइफ खो दी थी ना। क्योंकि स्टार्टिंग की लाइन क्या है, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। अगर आप चौसर की पोएम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, अप्रैल इज द मंथ ऑफ शावर या ब्लेसिंग है ना, कि लोग पिलग्रिमेज में जाते हैं। सेकंड पार्ट, अ गेम ऑफ चेस। इट यूजेस एन इमेजरी चेस टू डिपिक्ट द सेक्सुअल एंड द इमोशनल फ्रस्ट्रेशन। इट कॉन्ट्रास्ट द अपुलेंस ऑफ हाई क्लास सोसाइटी टू द सेकुलर ऑफ द स्कूलर ऑफ द लोअर क्लास है ना। यहाँ पर देखिए उन्होंने डिफरेंस दिखाया गया था अपर और लोअर क्लास का ना, अमीर और गरीब का है ना, और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन जो लोगों के अंदर आ गई वो सारी चीजों को दिखाया था। अब फायर सरमन, ये उन्होंने बुद्धा सरमन से लिया था। द टाइटल हैज गिवन टेकन फ्रॉम द सरमन गिवन बाय बुद्धा है ना। अब देखिए डेथ बाय वाटर, अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ ड्राउन सेलर, कि मतलब एक सेलर था जिसको अपने को बहुत ज्यादा घमंड होता है और उसकी डूबने से डेथ हो जाती है। सेक्शन के नाम से ही आपको पता चला, डेथ बाय वाटर। व्हाट द थंडर सेड, इट इज द कंक्लूड पार्ट ऑफ द पोएम सजेस्टिंग ऑफ रिडेम्पशन, कि यहाँ पर एक रिडेम्पशन के लिए मतलब प्रार्थना कर रहा है या उपाय मांग रहा है। इट स्टार्टेड विद द chaotic sense and end with the calm as is after a storm, suggesting the possibility of spiritual
ट्रांसेंडेंस की मतलब होता है ना कि आप जब स्पिरिचुअलिटी या उन सब चीज़ों की तरफ जाते हैं तो आपके लाइफ में कामनेस आती है ना, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखा रहा है। तो देखिए कितने अच्छे तरीकों से इन्होंने क्या किया, एक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं, पोएम कब पब्लिश हुई वो सब बताया है, पोएम में कितने पार्ट्स हैं वो सब बताया, और उन सारे पार्ट्स को क्या किया है, इन्होंने थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। और देखिए जैसे डेथ बाय वाटर है, व्हाट द थंडर सेड है, तो ये जो हेडिंग है, इन सबको इन्होंने ब्लैक पेन से लिखा है, 433 लाइन इन सबको इन्होंने ब्लैक पेन से लिखा है। लेकिन आप लोग कन्फ्यूज़ ना होइएगा क्योंकि कॉपी जो है ना वो स्कैन होके आई है, तो इसलिए आपको सब कुछ ब्लैक दिख रहा है। तो आपको ब्लैक से नहीं लिखना है। द वेसन वाज फर्स्ट पब्लिश इन क्राइटेरियन एंड लेटर इट री-पब्लिश्ड इन द डायल मैगज़ीन। अब देखिए इन्होंने दोबारा बताया कि पहले क्राइटेरियन मैगज़ीन में पब्लिश हुआ था, बाद में डायल मैगज़ीन। देखिए यहाँ पर क्राइटेरियन को इन्होंने हाइलाइट किया और डायल मैगज़ीन को हाइलाइट किया। द वर्ल्ड वेस्टलैंड सिम्बोलाइज द बैरनेस। तो यहाँ पर वेस्टलैंड क्या दिखा रहा है? बैरनेस। दिस पोएम इज नॉट progressive poem but forward to a definite goal and a certain theme and discuss and analyze। तो यहाँ मतलब कोई उसने बहुत ही कम चीजों को एनालाइज किया है, मतलब बहुत सी बातें बोली लेकिन उसने बहुत ही कम चीजों को उसने बताया है। द पोएट मेड देम टर्न राउंड एंड राउंड टिल द लॉस ऑफ द मीनिंग ऑफ हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। और जिन बातों को बताया उस बातों को हद से ज्यादा उसने एक्सप्लेन किया है। द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम इज बिल्ट अप टू द कॉन्टेक्स्ट, है ना, कि यहाँ पर मतलब बहुत सी विरोधाभास या मतलब बहुत सी बातों को उसने नहीं बताया, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको मतलब ओपन इंटरप्रिटेशन है, आप एनालाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म आप लोगों को नहीं पता होगा क्या होता है। जैसे मतलब रोज को लव के साथ एसोसिएट किया जाता है, मून को ब्यूटी के साथ एसोसिएट करते हैं ना, तो इस पोएम में भी बहुत से सिंबोलिज्म यूज किए गए। सिंबोलिज्म ऑफ दिस पोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट always टेक recourse फ्रॉम कन्वेंशनल एंड द पर्सनल वन। जैसे मतलब होता है ना कुछ कन्वेंशनल होते हैं कि रोज को हमेशा से लव के साथ एसोसिएट किया जाता है, कुछ पर्सनल वन होते हैं जैसे कोई पेन होता है किसी ने आपको गिफ्ट किया है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके दोनों सिंबल्स यूज किए हैं। He generally adopt the symbol from a Greek mythology religion, ज्यादा करके उसने ग्रीक mythology से भी कोट किया है। स्प्रिंग सिम्बलाइज रीबर्थ, जैसे स्प्रिंग को उसने कैसे बताया, रीबर्थ, है ना, कि ऑटम में क्या होता है, जो सारे पेड़ के पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं और स्प्रिंग में क्या होते हैं वो दोबारा आते हैं। वाटर सिम्बोलाइज, वाटर को इन्होंने कैसे सिम्बोलाइज किया, फ्लो से। तो देखिए जहां, है ना, एज वेल एज प्यूरिफिकेशन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन, की मतलब ये होता है ना कि आप जब बात लेते हैं तो आप बिल्कुल प्योरीफाइड हो जाते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे। विंटर इज रिप्रेजेंट डेथ, है ना, कि जैसे मतलब विंटर जैसे रेन होता है, ऊपर से बारिश हो रही है तो फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन विंटर क्या होता है, जब ऊपर से स्नो आती है तो कोई भी चीज नहीं उग सकती ना, तो विंटर क्या है, डेथ है। फायर रिप्रेजेंट लस्ट एंड पैशन, कि मतलब फायर को दो तरीके से दिखाया गया, एक पॉजिटिव वे में लस्ट और दूसरा नेगेटिव वे में पैशन। एंड इट ऑल्सो सिंबलाइज डेथ एंड रिजुविनेशन, है ना, तो यहाँ पर उसको ऐसे भी सिंबलाइज किया। सोर्स, अब देखिए इसने बहुत से सोर्सेस से कोट किया, जैसे हिंदू उपनिषद से किया है, बुद्धिज्म से किया है, ग्रीक माइथोलॉजी से किया है। एलियट टेक द थीम फ्रॉम द बाइबल, हिंदू उपनिषद, बुद्धा फायर sermon. He purposely adopted the word and line from Chaucer, Marvel, Huxley, Adolf Huxley, Homer, Virgil, स्पेंसर, हाँ। अब देखिए जैसे चौसर की लाइन को स्टार्टिंग किया था, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, उससे स्टार्ट किया था। स्पेंसर की पोएम प्रोथेलियम जो आपके कोर्स में मेंशन है, स्वीट हिम रन सॉफ्टली, उसको भी यूज किया था। हिंदू उपनिषद से को यूज किया है ना, और मतलब और बुद्धिज्म को भी यूज किया है। पोएम को एंड करता है हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट शांति 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 से। एलियट डेडिकेटेड दिस मास्टरपीस वर्क टू एज़रा पाउंड। देखिए जैसे एज़रा पाउंड को ये भी उन्होंने हाईलाइट किया कि एज़रा पाउंड को उन्होंने ये वर्क डेडिकेट किया गया था। ही मार्क एज़रा पाउंड एफर्ट एज इल मैग्रियो फैब्रो व्हिच मींस द बेटर क्राफ्टमैन। तो उसके लिए पर्टिकुलर उन्होंने टर्म कॉइन किया था जिसका मतलब होता है बेटर क्राफ्टमैन। एलियट इट इज कॉपी स्पेंसर वर्क प्रोथेलियम, तो एलियट ने एक लाइन ली है स्पेंसर के वर्क प्रोथेलियम का, क्या थी, स्वीट हिम रन सॉफ्टली टिल आई एंड माय सॉन्ग। देखिए कितना अच्छा आंसर लिखा है, 30 नंबर्स मिले हैं इन्हें, है ना? तो आपको ऐसे ही करके चीजों को लिखना होता है, और इन्होंने भी बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए हैं। यहाँ पर आंसर फिनिश होता है, इन्होंने ऑलमोस्ट 66 नंबर स्कोर किए पूरे पेपर में, है ना, तो आप ये कॉपी को देख सकते हैं। अगर किसी को हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है, और
हमारे चैनल को भी जॉइन करना चाहे तो जॉइन कर सकते हैं, इग्नू मैक कैफे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं, वो भी सेम नाम से, इग्नू मैक कैफे। अभी आपके स्क्रीन पे नंबर आएगा, तो प्लीज आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे क्लासेस में भी एनरोल हो सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि लोगों ने कितने अच्छे नंबर स्कोर किए। बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनका ये पेपर 2-2 3-3 बार भी क्लियर नहीं हो पा रहा था, उन्होंने भी 70s में और 66 में स्कोर किए। ये देखिए आपके सामने नंबर आ गया, 930474875580। आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ, रिकॉर्डिंग सब प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।